और टॉपिक है आज हमारा कि लेफर वक्र क्या होता है और लेफर वक्र की रचना किसने की, लेफर वक्र का क्या महत्व है और उसका डायग्राम कैसे बनता है और उसको हम गणितीय भाषा में भी समझेंगे आसानी से और उसके बाद हम उसको रेखा चित्र पर भी जानेंगे। तो लेफर वक्र इंग्लिश में लेफर कर्व हो गया, ठीक है। तो लेफर वक्र है, इसको हिंदी में इसको लाफर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आता है ऑफ और जब हम उसको हिंदी में लिखते हैं हो जाता ऑफ, ठीक है। तो चाहे लाफर बोलो चाहे लेफर बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो लेफर कौन था, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो लेफर था वो था प्रोफेसर आर्थर लेफर, अर्थात यह एक इकोनॉमिस्ट था जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर था और इसी ने ही लेफर कर्व का या लाफर वक्र का विकास किया। किसने? प्रोफेसर आर्थर लेफर ने। अब जो ये प्रोफेसर आर्थर लेफर था, ये इसे कहते हैं, लेफर एक पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्री था। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्री था, इट मीन्स हो गया सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। और इसने बल दिया पूर्ति को बढ़ाने पर, क्योंकि कीन्स का जो दृष्टिकोण था वो था मांग को बढ़ाने पर। श्रमिक मांग बढ़ाने से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। लेकिन 70 और 80 के दशक के अंदर अमेरिका में, जैसे कि हमने फिलिप्स कर्व में आपको बताया था, कि वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जबकि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा हुई और मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई। इस प्रकार की कंडीशन वहां पे पैदा हो गई थी इकोनॉमी के अंदर, ऊंची बेरोजगारी और ऊंची मुद्रास्फीति की दर। इस स्थिति से अमेरिका की इकोनॉमी गुजर रही थी। तो उसके बाद जो डिमांड पक्ष था कीन्स का या उधर जो पहले कह चुका था फिलिप्स, वो सारी चीजें यहाँ पे फेल हो गई थी। तो उसके बाद जो यहाँ पर ये जो लाफर है या लेफर है, आर्थर लेफर, इसने अमेरिका की इकोनॉमी में जो संकट पैदा हुआ था, वो संकट पैदा जो हुआ था वह तेल की सप्लाई में कमी होने से हुआ था। तेल की सप्लाई कम हो गई थी और जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए थे। वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से क्या हुआ कि हर चीज महंगी हो गई और लोग उसको खरीदने में असमर्थ हो गए। उसका परिणाम क्या निकला कि जो वहां पर जीडीपी थी, जो उत्पादन था, प्रोडक्शन था वस्तुओं सेवाओं का, वो गिरने लगा। तो जब मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो, बेरोजगारी भी ऊंची हो, अर्थात दोनों ज्यादा हो, तो उस स्थिति को कहते हैं स्थैतिक स्फीति या इंग्लिश में उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 70 और 80 के दशक में स्थैतिक स्फीति या स्टैगफ्लेशन की स्थिति से गुजर रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो वहां की सरकार थी वो चाहती थी कि हम किस प्रकार से बेरोजगारी को कम करें, बेरोजगारी को कम करें और जो महंगाई बढ़ चुकी है उसको कैसे कम करें। तो सप्लाई को बढ़ाना था। तो इस प्रकार से ये जो आर्थर लेपर हुए, यह सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने जोर दिया कि यदि हमें बेरोजगारी को कम करना है और इकोनॉमी में जो मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ गई है उसको कम करना है, तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा या उनका उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं और महंगाई को कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं कि लेफर वक्र क्या बतलाता, अर्थात जो लेफर वक्र है वो आर्थर लाफर के नाम पे रखा गया है, उसी ने ये वक्र बताया, तो इसलिए उसी के नाम पे इस वक्र का नामकरण संस्कार हो गया लेफर वक्र, लेफर कर्व। अब लेफर कर्व क्या बतलाता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखते हैं। लेफर जो वक्र है कर की दर यानी कि टैक्स रेट और कर से प्राप्त राजस्व, कर से प्राप्त होने वाला राजस्व या आय के बीच के संबंध को बतलाता है। अर्थात जो आर्थर लेफर का लाफर वक्र है वो क्या बतलाता है कि कर की दर, सरकार जो टैक्स लगाती है, क्योंकि टैक्स लेने का जो अधिकार है वो केवल सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? सरकार का। हैरो गैरो नत्थो खैरे कोई टैक्स नहीं लगा सकता, कोई हफ्ता वसूली नहीं है। तो टैक्स लगाकर ही सरकार क्या करती है,
जो पैसा इकट्ठा करती है तब उसी पैसे को देश के विकास पे लगाती है। तो सरकार की आय का जब सबसे बड़ा स्रोत जो होता है किसी भी कंट्री के अंदर, वो होता है उस देश के लोगों पर, उस देश की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला टैक्स। तो यहाँ पर लाफर क्या कह रहा है, यदि कर की दर और उस कर से प्राप्त राजस्व के बीच जो संबंध होता है उसे हम कहेंगे लेफर वक्र। ठीक है, ये बतलाता है लेफर वक्र। ठीक है जी, अभी आगे चलेंगे और भी आसानी से समझेंगे। इस प्रकार से सरकार यदि टैक्स के रेट को बढ़ाती चली जाती है तो और एक ऐसा बिंदु आता है कि टैक्स वहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होता है और उसके बाद टैक्स रेट फिर बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो टैक्स घटने लगता है। ये लाफर कर में अभी आगे चलकर हम देखेंगे, लेकिन इन बिंदुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्य रूप से लाफर जो कर्व है इसी को बतलाता है कि कर की दर और कर से प्राप्त राजस्व आय के बीच के संबंध को बतलाता है। ये वाला स्टेटमेंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो राजस्व यानी करों से प्राप्त जो पैसा इकट्ठा गवर्नमेंट करती है उसको राजस्व कहती है बजट में, रेवेन्यू। ठीक है, और उसी रेवेन्यू को हम आय या राजस्व कहते हैं। ओके, लेफर वक्र जो है करों की दो चरम सीमाओं को बतलाता है। कर की दो चरम सीमाएं होती हैं, कितनी होती हैं? देखिए, पहला है 0%। कर की दर या तो 0% हो सकती है या फिर दूसरी क्या हो सकती है, 100% हो सकती है। कर की दर 0% सबसे कम, ठीक है, और सबसे अधिक 100%। 0 और 100% कर दरों पर राजस्व आय शून्य होती है, यानी कि जब टैक्स रेट 0 होगा इसका मतलब हो गया किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ओके, दूसरा बताया उसने कि यदि टैक्स का रेट गवर्नमेंट बढ़ाकर, सरकार बढ़ाकर 100% कर देती है तो यहां पर भी सरकार को किसी प्रकार की आय करों से प्राप्त नहीं होने वाली है। ओके, अगला देखिए, जो लेफर वक्र है अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, उसके उल्टा आकार का होता है। लेफर कर्व का जो आकार होता है, अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, तो माना कि वहां पे हमारा यू लिखा है, यू इस प्रकार से यू हो गया, तो इसका उल्टा होता है इस प्रकार से। ये लेफर कर्व ठीक इसका उल्टा होता है। अगला देखिए, इसको भी याद रखना है। सरकार यदि अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है, यदि वो चाहती है कि हमें जनता पर अधिक टैक्स लगाकर अधिक आय प्राप्त करनी है, तो जैसे जैसे करों की दर को बढ़ाती है, कर बढ़ाती है 5%, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 100 तक पहुंच जाती है, तो पहली स्थिति में कर की दर बढ़ाने से कर से आने वाला जो पैसा है वह बढ़ता है। ओके, और एक बिंदु पर जाने के बाद अधिकतम हो जाता है। ओके, और यदि उसके बाद भी सरकार टैक्स की दर बढ़ाती है तो टैक्स घटने लगता है। तो जहां पर सरकार को टैक्स बढ़ाते बढ़ाते सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है उसे कहते हैं अनुकूलतम बिंदु, या इसको कहते हैं इष्टतम बिंदु के नाम से जाना जाता है कि कर की वह दर जहां पर सरकार को यहां पर सबसे राजस्व की प्राप्ति होती, सबसे ज्यादा पैसे की प्राप्ति होती है। ओके, और इसके आगे यदि बढ़ाएगी तो टैक्स से प्राप्त होने वाली आय घटने लगती है। अगला देखिए, अनुकूलतम बिंदु 0% अर्थात 0% से और 100% कर दर अर्थात टैक्स रेट के बीच कहीं पर भी स्थित हो सकता है। उसने ये नहीं बोला कि 0 से लेकर और 100% के बीच अधिकतम कर की दर या इष्टतम कर की दर कहां पर होगी, वो कहीं पर भी हो सकती है। 0 से लेकर और 100 के बीच वो 20% पे भी हो सकती है, 30 पे भी हो सकती है और कहीं 40 पर भी हो सकती है। तो प्रत्येक इकोनॉमी की स्थिति अलग अलग होती है, तो इष्टतम कर की दर प्रत्येक कंट्री के अंदर अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो जो हमारा यहाँ पर इनकम टैक्स की जो सबसे अधिकतम दर है, इनकम टैक्स जो लोगों पर लगाया जाता है इनकम पर, तो उस टैक्स की अधिकतम जो दर है वो 30% है। ठीक है, कितनी है? 30% है। अब तक जितनी भी उसकी इनकम है करोड़ों में अरबों में है, तो 30 से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अगला देखिए, इसने कहा टैक्स रेट बढ़ाने से यदि गवर्नमेंट टैक्स के रेट अर्थात इष्टतम जो बिंदु है और उसके बाद टैक्स के रेट को और बढ़ाती है तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा।
अर्थव्यवस्था वृद्धि नहीं करेगी, आर्थिक विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, क्या होगा? उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा तो उसका असर रोजगार पर पड़ेगा, रोजगार घटेगा, रोजगार घटने से लोगों की इनकम गिरेगी, इनकम गिरने से क्या होगी? उनकी बचत कम होगी, और बचत कम होने से जिस पैसे को वो बचत करके बचाकर बैंक में जमा करते थे, ठीक है, या उस पैसे को कहीं और लगा देते थे उत्पादन कार्य में, जिसे हम कहते हैं निवेश, तो ये सारी की सारी चीजें अर्थव्यवस्था में घटने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो यहां पर लेफर कर्व है, इसकी दो रेंज है, दो रेंज हैं। कहां कहां होती है ये रेंज? एक है अनुकूलतम बिंदु के बाईं ओर, कि जहां पर अनुकूलतम बिंदु निर्धारित होता है उसके बाईं ओर, अर्थात हमारा जहां पर लेफ्ट हैंड होगा, बाईं ओर जो होगा वह होती है नॉर्मल रेंज या सामान्य रेंज। ठीक है, और अनुकूलतम बिंदु के दाईं ओर यदि जहां टैक्स बढ़ता है उसके बाद, तो वो होती है निषेधात्मक रेंज, तो उसे कहते हैं प्रोहिबिटिव रेंज कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये मुख्य बातें हो गई किसकी? लाफर कर्व की या लेफर वक्र की। ओके, अब लेफर वक्र का हम डायग्राम समझने से पहले, फिगर समझने से पहले सामान्य भाषा में इसको टेबल पे समझेंगे कि किस प्रकार से टैक्स का रेट यदि गवर्नमेंट बढ़ाती है और उससे जो उसको राजस्व प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, तो पहले बढ़ता है, जैसे लाभर बतलाता है, पहले बढ़ता है और उसके बाद घटने लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सरल भाषा में समझना है, और वैसे हमने इसको किस पे समझना है? सही ढंग से रेखा चित्र पर, फिगर पर इसको सही ढंग से समझना है। तो पहले हम इसको सामान्य भाषा में अंकों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो बतला रहा है जो लाफर कर्व, वो बतला रहा है कर की दर। कर की दर हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में होती है। 5% हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से। ठीक है जी। और कर जो राजस्व होगा, ठीक है, वह किस में प्राप्त होगा? जैसे इंडिया की बात करेंगे तो रुपए में प्राप्त होगा, अमेरिका की बात करेंगे तो डॉलर में, अर्थात जिस देश की बात करेंगे उस देश में। लेकिन लेफर कर्व उस समय स्पेशली कहां के लिए बनाया गया था? लेफर ने वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बनाया था, कि किस प्रकार से यदि हम टैक्स रेट को घटा दें, क्योंकि ये जो लेफर था इसका मानना था कि यदि हम टैक्स रेट को बढ़ाते चले जाएंगे तो टैक्स रेट को बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था नीचे मंदी की ओर आएगा, हर चीज घटेगी। इसलिए टैक्स रेट जितना कम हो उतना रखो, जितना कम हो उतना रखो। यदि आप टैक्स रेट को बहुत ज्यादा कर देंगे, माना बात मेरे पास 100 रुपया है और गवर्नमेंट 100 रुपये पर 10% टैक्स लगाती है, तो 100 रुपये में से 10 रुपये घटा दीजिए, मेरे पास कितने बचेंगे? 90 रुपये बच गए। ओके, तो 90 रुपये मुझ पे ये मेरे पास आ गए और 10 रुपये सरकार के पास चले गए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? आगे भी काम करूंगा, क्योंकि अभी 10% गवर्नमेंट लेगी, और गवर्नमेंट को हम यदि नहीं देंगे तो देश की जो शांति और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, विकास की जिम्मेदारी है, तो सरकार का पैसा कहाँ से आएगा? तो हम अपना उद्योग देश के अंदर कब स्थापित कर सकते हैं? कि जब शांति और सुरक्षा हो। पता चला मैंने जो धंधा शुरू किया तब तक उसको गुंडे चोर उठा के ले गए। ओके, तो इसलिए सरकार के पास क्या होती है? अपनी सेना होती है, अपनी पुलिस होती है, जो क्या करती है? देशवासियों की रक्षा करती है, तभी तो व्यापार चलेगा। अब ऐसा थोड़ी जैसे अफगानिस्तान के अंदर अभी वर्तमान में हो रखी कंडीशन, अफरा तभी मची हुई है, कब कौन मर जाता है, तो सारी इकोनॉमी क्या है? ध्वस्त है। तो शांति और सुरक्षा के बिना हम देश की जीडीपी को नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो मैंने 10 रुपये दे दिया, 90 रुपये मेरे पास आ गए। अब मैं 90 रुपये क्या करूंगा? चलो 10 रुपये तो मुझे लग रहा है कम है, फिर मैं उसको निवेश करूंगा, उत्पादन करूंगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, यदि मैं इन्वेस्टर हूं तो इस प्रकार से करूंगा। अब सरकार क्या करती है? टैक्स 10% से बढ़ाकर फिर 20% कर देती है, और मेरी आय 100 रुपया है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अब 100 में से 20 रुपये घटा दीजिए, तो हो गया। अब मेरे पास 80 रुपये बचेंगे। और यदि सरकार क्या करती है? मुझसे टैक्स बढ़ाकर क्या कर देती है? 50% कर देती है, तो कमाता हूं मैं 100 रुपये, और 50 रुपये मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। फिर मुझे लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की और 50 रुपये ही मेरे पास बचे, और पता चला कुछ दिन में सरकार ने क्या कर टैक्स रेट और बढ़ा दिया। ठीक है, और कर दिया 80%। तो 100 रुपये मैं कमा रहा हूं,
ठीक है, और 80 रुपये मैंने गवर्नमेंट को दे दिया और मेरे पास बच गए 20 रुपया। तो ऐसे में क्या होगा, मैं काम करना पसंद नहीं करूंगा, अर्थात मुझे कष्ट होगा कि कमाई मैं कर रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं और मेरे पास 20 रुपये बच रहे और मैंने 80 रुपये गवर्नमेंट सरकार को दे दिए, तो 20 रुपये में क्या मेरा विकास होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है तो व्यक्ति पर करों का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति की बचत घटती है। कम टैक्स देगा तो व्यक्ति ज्यादा पैसा बचाएगा, और यदि 80% टैक्स बढ़ा दिया और 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 80 रुपीज तो गए, 20 रुपीज में खाऊंगा या बचाऊंगा। तो समझ गए होंगे बात को कि यदि ज्यादा टैक्स रेट ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति की बचत घट जाती है। ठीक है, बचत घट जाती है और जो व्यक्ति काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देगा क्योंकि उसको लाभ नहीं होगा उसमें। और यदि वो फर्म की बात कर दें तो फर्म क्या कर देगी, उत्पादन को घटाना शुरू कर देगी। वो देखेगा, मालिक देखेगा, क्योंकि हर कोई जो फर्म होती है उसका एक ही मकसद होता है, लाभ कमाना, बेनिफिट कमाना। तो इसलिए टैक्स का रेट बहुत ज्यादा होगा, बेनिफिट नजर नहीं आएगा। तो अंतोगत्ता क्या होगा कि उत्पादन, रोजगार, बचत और निवेश सभी घटेंगे। और यदि सरकार टैक्स का रेट 100% कर दे तो ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ भी टैक्स मिलने वाला नहीं है। वहां पे उत्पादन आदमी क्या कर देगा, बंद कर देगा, फर्में उत्पादन बंद कर देगी। ठीक है, तो यहां पर जितने भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो टैक्स इस प्रकार से रखती हैं कि देश की इकोनॉमी भी चल जाए, लोगों की बचत भी हो जाए, ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी चलती रहे, रोजगार भी बढ़ता चला जाए। तो 1981 में अमेरिका में राष्ट्रपति जो बने उस समय, वह बने रीगन। तो रीगन ने, क्योंकि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन चल रहा था, तो उन्होंने आर्थर लेफर का जो यह वक्र था जो ये बतला रहा था, इसी के अनुसार टैक्स रेट को क्या किया, ज्यादा नहीं बढ़ाया। क्योंकि पूर्ति पक्ष वाले जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं इनका मानना था कि यदि लोगों में उत्पादन के प्रति क्या करना है, रुचि पैदा करनी है, वो ज्यादा इंटरेस्ट ले देश के विकास में, ज्यादा प्रोडक्शन करे, तो उनको इंटेंसिव देना चाहिए, उनको इंटेंसिव देना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। और प्रेरणा किस रूप में देनी चाहिए, उनको कर को या करों को कम कर दीजिए, ठीक है, या जहां वो फैक्ट्री लगा रहे हैं वहां पर उनको कुछ सब्सिडी दे दीजिए, इस प्रकार से प्रोत्साहन दे सकते हैं। ओके, अब इसको देखिए आगे टेबल में देखिए कर की दर है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये कर की दर है। ओके, और यहां लिखा मेरा कर राजस्व। ठीक है, अब कर राजस्व कहां से प्राप्त होगा, तो इसलिए यहां पे हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। पहला लिखना है आय रुपये में, जो अर्थव्यवस्था में टोटल इनकम जनरेट हो रही है, तो उसमें मैंने लिख दिया कर की दर कितनी है, और यहाँ पर कर राजस्व विभिन्न दरों पर कितना कितना निकल रहा है यहाँ पे बना रखा। अब देखिए आय कहां से प्राप्त होगी जनरेट, सबसे पहले वो होगी उत्पादन से, किससे, जी, गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने से ही क्या होगा, सरकार को टैक्स आने वाला है। समझ रहे बात को कि डायरेक्ट टैक्स भी इसी से आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी इसी से आने वाला है। ठीक, तो माना बात, अर्थव्यवस्था की आय है 100 रुपया, टैक्स की दर कितनी है 10%, तो सरकार को 10% यदि टैक्स की दर है और 100 रुपया, बड़ी इनकम नहीं लिख रहा हूं, इतने से ही हमें उदाहरण समझना है, तो 100 का 10% आएगा, यहाँ पे 100 गुणा 10/100, 10 रुपये प्राप्त होंगे। ओके, अब सरकार देखती है कि 10% से तो हमें केवल 10 रुपये की टैक्स की प्राप्ति हो रही है, वो टैक्स बढ़ा देती है बढ़कर 20 रुपया। ठीक है, अर्थव्यवस्था की इनकम सेम रहती है 100 रुपया। अब देखते हैं कि 20% रेट पर उसको आय प्राप्त हो जाती है 20 रुपया, अर्थात उसकी आय 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाती है। तीसरे नंबर पर देखिए इनकम 100 रुपीज ही है, और सरकार क्या करती है, उसे लगता है कि कर की दर और बढ़ा लेते हैं और 30% कर देता है वित्त मंत्री। तो 30% पे देखते हैं कि 100 का 30% कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। ओके जी, अब सरकारों को लगता है कि टैक्स और बढ़ा लेते हैं कि हमें ज्यादा पैसा चाहिए, तो क्या करते हैं कि टैक्स को बढ़ा देते हैं और टैक्स को बढ़ाकर 40% कर देते हैं। तो इधर जो आय है वो घट जाएगी क्योंकि उत्पादन का स्तर घट जाएगा, क्योंकि टैक्स का रेट 40% ज्यादा हो गया, टैक्स का रेट ज्यादा हो गया। तो टैक्स का रेट ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, उत्पादन, रोजगार, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, तो जिससे अर्थव्यवस्था की आय गिरकर यहाँ पे उदाहरण के लिए 50 रुपये हो गई। तो 50 रुपये पे देखे टैक्स रेट बढ़ गया 40, पहले था 30, तो 50 रुपये पर 40 रुपये टैक्स रेट आने पर 20 रुपये की प्राप्ति हो गई। अब लगाओ, पहले 30 हो रहा था, अब टैक्स रेट जैसे ही 40% हुआ तो इनकम आय प्राप्त हो रही केवल 20 रुपया, टैक्स रेट
40 से बढ़ाकर 50% कर देती गवर्नमेंट, तो इधर आय का स्तर भी घट जाएगा, वो 20 रुपए हो जाएगा। तो 20 का 50%, यहाँ देखिए 20 का 50% होता है 10 रुपया, तो इनकम क्या हो गई, घट गई। और यदि सरकार क्या करती है, उसके बाद मैंने सीधे जीरो लिख दिया कि सरकार क्या करती है, 100% कर लगा दे, कल्पना कीजिए कि 100% टैक्स लगा दिया, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन यहाँ पर समझाया गया है कि यदि 100% करेगी तो क्या होने वाला है। ठीक है, सारी मतलब शून्य से लेकर और 100% के बीच लाफर ने बताया है कि यदि टैक्स रेट बढ़ेगा तो क्या होगा। और सरकार यदि क्या करती है, 100% टैक्स लगा देती है, अर्थात जितना हमने कमाया और उतना ही हम क्या कर देंगे, टैक्स दे देंगे। तो ऐसे में आय क्या होगी, शून्य, आदमी उत्पादन करेगा ही नहीं। ठीक है, जब उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ लाभ होगा नहीं, तो फालतू काम कौन करने वाला है। ऐसा कोई फर्म ऐसा नहीं करेगी, कोई उद्योग ऐसा नहीं करेगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो 100% कर की दर पर आय रहेगी जीरो, किसी प्रकार का नो प्रोडक्शन। तो जीरो को हम यहाँ 0 इंटू 100 डिवाइडेड 100, तो आय कितनी होगी, 0% प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से देखें, जैसे जैसे कर की दर बढ़ रही है तो एक इष्टतम बिंदु यहाँ पर आता है 30%। ठीक है, 30% पर सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त हो रही है, वो कितनी प्राप्त हो रही है, 30 रुपया। लेकिन जैसे ही सरकार 40, 50 और 60 करती है तो टैक्स घट जाता है। देखो रेट बढ़ने पर 20, 10 और 0, जबकि कम दर पर यानी कि 10% पर 10 रुपीज प्राप्त हो रहा था, 20 पे 20 रुपीज प्राप्त हो रहा था, और 30 पे तो 30 प्राप्त हो रहा है। लेकिन 30 से जैसे गवर्नमेंट ने 40 किया तो टैक्स का जो मिलने वाला पैसा था वो 20 रुपया हो गया, जो कि सरकार केवल 20% पर उठा रही थी। यानी कि 20% डबल होने पर, टैक्स रेट डबल करने पर आय क्या हो गई है, पहले के 20% के बराबर हो गई है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर करों से मिलने वाली सरकार को आय घट रही है, पहले 10 हुई, 20 हुई थी। ये मैक्सिमम या अधिकतम बिंदु है 30%। 30% के बाद यदि उसने 40% कर दिया तो फिर इनकम 20 रुपया, 10 रुपया और 0 हो जाती है। ओके, तो यह जो ये कर की दर है 30, ठीक है, यही है अनुकूलतम कर की दर कि जहां पर सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से ये तो हमने आपको टेबल के द्वारा बताया। अब इसको हम फिगर पे समझते हैं कि लाफर ने किस प्रकार से अपना फिगर बनाया। ओके, किस प्रकार से उसने अपना रेखा चित्र बनाया। तो रेखा चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो रेखा चित्र का हमारा इस प्रकार से दो अक्ष होते हैं, एक हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया और एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। दो लाइन का ड्रॉ करनी, एक और दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब करना क्या है, इसके बाद हमने आपको यहाँ पे लिखा है जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और सीधे 100 कर दिया हमने। ओके जी, जो हमने यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 100, तो इस वाले अक्ष पर, एक्स अक्ष पर अपने कर की दर को दर्शाना है लाफर वक्र के अनुसार। ओके जी, और जो हमारा वाई अक्ष है इस पर कर राजस्व दिखाएंगे, करों से प्राप्त होने वाली जो आय है यहाँ दिखा देती है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर गणितीय भाषा में भी बता रहा हूं, और दूसरा T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, तो T1 कर की दर कम है तो T2 ज्यादा है, T3 और ज्यादा है, T4 और ज्यादा है, T5 और ज्यादा है। तो यहाँ अंकों में देखिए टैक्स की दर क्या बढ़ रही है, टैक्स रेट बढ़ रहा है 10%, 20%, 30%, 40%, 50% और बढ़ते बढ़ते 100% हो जाता है। ओके, और इस अक्ष पर हमने दिखा दिया कर से प्राप्त होने वाली आय कि 10% पर कितनी आय प्राप्त होगी, इसलिए एक यहाँ पे 10 पे लगा दिया। ठीक है, बराबर 3 दूरियां, केवल 30% तक हमने दिखाना है। तो 1, 2 और 3, तो 10, 20, 30 बराबर दूरी पर आप क्या इसके लेके निशान लगा दीजिए। और यदि सांकेतिक अक्षर द्वारा दिखाना है तो R, इसको R1 और R3 लिख देंगे। जो रेवेन्यू R4 होता है रेवेन्यू, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लाफर वक्र है ये क्या बतला रहा है, कर की दर और कर से प्राप्त होने वाला राजस्व, ये जिसको आय कहते हैं, इन दोनों के बीच के संबंध को बतलाता है। अब जो मैंने वहां पर आपको बताया इसको अब हम यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से लाफर वक्र किस प्रकार का बना है। तो देखिए कि जब टैक्स रेट 10%, इसको हम T1 लिखा सांकेतिक अक्षर में, बार बार नहीं बोलूंगा, सांकेतिक T1 हो गया। तो देखिए जब सरकार क्या करती है, T1 या 10% टैक्स लगाती है वस्तुओं और सेवाओं पे और इनकम पे,
तो आय कितनी प्राप्त हो रही है, यहाँ से यूं मिलाइए और इस प्रकार से ये मिल गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही टैक्स रेट 10% हुआ तो सरकार के पास आय हो गई 10 रुपये की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, टैक्स रेट 10% हुआ, 1 2 3 4 5 से 10 हो गया, तो इधर से ये बढ़ना शुरू हुई स्टार्टिंग में। अब सरकार ने क्या किया कि टैक्स के रेट को बढ़ाकर 20% कर दिया, तो टैक्स का रेट 20% ये हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु लगाइए और इस प्रकार से यहाँ नीचे लगाइए। तो टैक्स का रेट ऊपर की तरफ बढ़ा, अर्थात ये इधर को टैक्स इधर को बढ़ा और कर से मिलने वाली आय इधर को बढ़ गई, अर्थात 20% बढ़ा तो सरकार को 20 रुपये प्राप्त हो गए। ओके, अब सरकार ने क्या किया, टैक्स रेट और बढ़ाया और उसने क्या किया, टैक्स रेट बढ़ा के 30% यहाँ पर कर दिया। तो 30 को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे और ठीक यहाँ से नीचे पे लाएंगे। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए 30% पे हमारा जो रेवेन्यू जो मिल रहा है सरकार को 30% कर की दर पर वो मिल रहा है 30 रुपये या R3 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर जो कर है ये है कर की अनुकूलतम दर या इष्टतम दर 30% है कि जहां पर सरकार को सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति हो रही है। तो जो यह ई बिंदु है, ठीक है, यह जो ई बिंदु है कि जहां पर सबसे ज्यादा सरकार को आय प्राप्त होती है, इसको कहते हैं इष्टतम बिंदु या इसे कहते हैं अनुकूलतम बिंदु। अब देखिए अभी हमने वहां पे बताया था कि बाईं ओर, अब ए बिंदु के पूरे इधर की तरफ बाईं ओर यहाँ तक तो टैक्स क्या होगा, लगातार इधर इधर जैसे जैसे कर की दर यहाँ से यहाँ 30% तक बढ़ी, तो यहाँ से यहाँ टैक्स क्या हुआ, ऊपर की तरफ उसकी राशि बढ़ी, पैसा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन टैक्स की दर जब 30% हुई तो 30% पर ये सबसे मैक्सिमम, ठीक है, ये ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, इस ए की तरफ ये लेफ्ट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके जी, अब आगे बात करते हैं। अब सरकार क्या करती है, इस इष्टतम बिंदु के बाद यदि टैक्स को बढ़ाती है, तो जैसे हमने वहां देखा था कि टैक्स का रेट जैसे ही सरकार ने 40% किया, सोचा कि टैक्स बढ़ेगा और पैसा मिलेगा, लेकिन उल्टा होता है। इसके बाद देखिए पहले कर्व क्या हुआ, लगातार ऊपर गया, लेकिन अब कर की दर क्या होगी, अपने टॉप बिंदु को छूने के बाद, टॉप पॉइंट को छूने के बाद अब नीचे की ओर गिरेगी। अब सरकार क्या करती है, कर की दर बढ़ाकर 40% कर देती है, ये सोच के कि ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन 40 रुपये पर उसको जो इनकम मिलने वाली, इसी रेखा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ मिला देंगे, तो उसको जो मिलेगी आय, अब वह यहाँ नीचे की ओर अब ये घटना शुरू कर देगी, अर्थात कितना मिलेगा, जितना 20% पर मिल रहा था अब उतनी ही राशि 40% पर मिलेगी। अब ए बिंदु के दाईं ओर, ये राइट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, ए के दोनों, लेफ्ट एंड राइट। तो राइट की ओर जैसे सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ाती है, तो पहले बढ़ा, एक बिंदु छुआ, सबसे ज्यादा राशि प्राप्त हुई, उसके बाद सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो लोग रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा, वहां पे लिखा हुआ है उत्पादन पर, बचत पर, निवेश, सब चीज घटना शुरू कर देंगे, तो टैक्स हो जाएगा कम। सरकार क्या करती है, टैक्स का रेट बढ़ाकर क्या कर देती है, 50% करती है और सोचती है कि बहुत पैसा मिलने वाला है, तो लीजिए कितना पैसा मिलने वाला है, 50 के रेट पर अब उसको केवल 10 रुपए की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगातार टैक्स क्या हो रहा है, नीचे की तरफ घटता चला जा रहा है। सरकार क्या करती है कि टैक्स बढ़ाकर, कल्पना की गई है कि वह इसको 100% कर देती है, ठीक है, यहाँ बढ़ाकर 100% कर देती है, तो टैक्स मिलेगा यहाँ पर 0, जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब टैक्स की अधिकतम दर 100% हो जाएगी या T6 हो जाएगी, तो कर से मिलने वाली आय 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, 3 स्टेप बताए आपको कि पहले अवस्था में कर की जैसे जैसे दर बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार से एक कर्व ऊपर चढ़ता है। ठीक है, पहले कर भी बढ़ता है, अर्थात कर की दर भी बढ़ती है और कर की राशि भी बढ़ती है। अपने अनुकूलतम बिंदु जहां तक आदमी सहन कर सकता है, जहां तक फर्में और इंसान कर की राशि को सहन कर सकता है, जहां तक उसको फायदा दिखता है, तो वहां तक वह टैक्स देता है। ओके, उत्पादन कार्य भी जारी रखता है। उसके बाद ऑप्टिमम या इष्टतम अनुकूलतम बिंदु ए पर है, उसके बाद यदि सरकार टैक्स बढ़ाती है
तो इस तरफ टैक्स धीरे धीरे घटकर शून्य होने लगता है। तो इस प्रकार से जो लाफर वक्र है वह कर की दर और कर राजस्व से प्राप्त होने वाली आय के संबंध को दर्शाता है। पहली अवस्था में क्या होता है कि कर की दर भी बढ़ती है और इधर कर से मिलने वाला पैसा भी बढ़ता है। ओके, अनुकूलतम बिंदु टॉप पे छूने के बाद फिर हमारा जो कर्व है नीचे की तरफ गिरता है। तब सरकार केवल टैक्स रेट बढ़ाती है लेकिन इनकम बढ़ने के बजाय घटने लगती है। तो पहली अवस्था में राइट साइड तक तो क्या होगी, बढ़ेगी, राइट साइड तक बढ़ेगी और लेफ्ट साइड में घटेगी। तो ठीक है, तो ये पूरा इधर जो हमारा लेफ्ट साइड का यहाँ पे हो गया, इसे बोलेंगे सामान्य रेंज, नॉर्मल रेंज। ठीक है जी, और इधर है निषेधात्मक रेंज जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिटेड रेंज। अर्थात इस रेंज की तरफ यदि गवर्नमेंट आती है, टैक्स बढ़ाती है, तो उसको घाटा होने लगता है। तो कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि जो लाफर वक्र है तो पूरी कल्पना बता दी कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी कि वह एक मतलब कर की दर को इतना बढ़ा दे कि उसके बाद ही कर का जो आय है वो घटने लग जाए। ठीक है, तो पहला देखो वक्र ऊपर गया तो बढ़ता हुआ, टॉप बिंदु को छुआ ए तक, ए पर ऑप्टिमम इष्टतम बिंदु, और कर की दर, ठीक है, का अनुकूलतम बिंदु कहेंगे इसको। यहाँ पर टैक्स रेट 30% है और इधर आय भी सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही है। तो ए बिंदु है इष्टतम बिंदु, जो कि ये बतला रहा है कि 30% कर की दर सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ओके जी, तो 30% कर की दर पर इष्टतम बिंदु ए निर्धारित होता है, जहां पर सरकार को R3 रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिसको मैंने 30 रुपए में लिखा हुआ है। ओके, और इसके बाद इधर की तरफ गिरेगा, घटेगा कर। ओके जी, पहले बढ़ता है, फिर यहाँ पर अनुकूलतम बिंदु आता है, उसके बाद यदि सर टैक्स बढ़ाती है तो टैक्स घटकर अंत में शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए इस वक्र का आकार कैसे हो गया, अंग्रेजी का उल्टा अक्षर तो ये हो गया यू, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लेफर वक्र है उसका जो आकार होता है वह अंग्रेजी के जो अक्षर है यू उसका उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं बनता है कि बिल्कुल ऐसा ही बनता चला जाए, बहुत सुंदर सा कर्व बनता हुआ नजर आए। जो कर्व होगा वह आगे पीछे करता हुआ चला जाएगा, लेकिन ये औसत बताया गया है कि इस प्रकार का वक्र लेफर वक्र बनेगा। लेफर वक्र को हम सामान्य रूप से कैसे बनाते हैं, अब एक नया यहाँ पर लेफर वक्र बनाता हूँ। ठीक है, पीछे वाला है वो तो आसानी के लिए मैंने आपको उसको विस्तृत रूप में यानी कि डिटेल में बताया। यदि हमको लाफर वक्र बनाना है, जैसे आपको किताबों में देखने को मिलता है, तो कैसे बनाएंगे, सीधे सीधे बहुत ही सरल बन जाएगा। ओके, तो सीधे क्या करना है, ये जीरो है तो इस प्रकार से दो अक्ष सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, इस पर कर की दर रहेगी, और ये वाई अक्ष पर हमारा कर राजस्व आएगा। तो इस प्रकार से एक कथन तो याद रखना है लेफर का, कि जो लेफर है वो क्या बतलाता है, लेफर वक्र, कि कर की दर और कर से प्राप्त राजस्व, ये जिसको हम आय के बीच अर्थात कर की दर और राजस्व आय की प्राप्ति के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसको रट लेना है। ओके, कि कर की दर और इसके संबंध को दर्शाता है। तो सीधे सीधे अब कैसे बनेगा, हमें मालूम है कि यह उल्टे अंग्रेजी के अक्षर के समान होता है। लो ये बन गया आपका, यहाँ पे सीधे ये 100% को ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, हो गया इतना बिंदु, इतना पता हो गया हमें। हमने ले लिया यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से, ठीक है, एक इधर ले लिया। ओके, और एक इधर ले लिया, और एक हमने मानाबाद यहाँ ले लिया। ये हमारा हो गया R, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। ठीक है जी, तो इधर इसको मिलाइए, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2। ये यहाँ पे देखिए इष्टतम बिंदु हाईएस्ट हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा T3। ठीक है, तो ए पॉइंट पर हमने क्या करना है, इसको ये इष्टतम बिंदु हो गया कि जहाँ से फिर ये ढलान की ओर आएगा, नीचे की ओर। ठीक है जी, तो पहली अवस्था में देखिए ये वक्र जहाँ तक ऊपर चढ़ रहा है, वही बात है कि इधर को टैक्स बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद यदि इस, क्योंकि T3 के बाद इधर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, हम पहले बता चुके हैं कि जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट इष्टतम है,
तो उसके बाद यदि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो टैक्स घटेगा, आप क्या करो इसी को आगे बढ़ा दीजिए, लो और इसको यहाँ नीचे ले आइए, ये हो गया हमारा T4, ठीक है, ये हमारा T4 हो गया। यदि हम इसको नीचे और भी दिखाना चाहते हैं, लो जी ये हमारा हो गया T5, तो इस प्रकार से वक्र बन गया। तो इतना नीचे लाने की जरूरत नहीं, तो यहीं पे और यहीं पे बतला देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा इष्टतम बिंदु हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, तो राइट हैंड की तरफ इधर हमारा निषेधात्मक रेंज हो गई, इविटेटिव रेंज हो गई, कि जिसके इधर कर से प्राप्त होने वाली आय घटने लगती है, और इधर हमारा ये सामान्य रेंज हो गई, कि जिधर क्या होता है, कर बढ़ता है, तो इधर सामान्य रेंज, लेफ्ट में सामान्य रेंज हो गई और राइट में हमारी निषेध रेंज हो गई। तो इस प्रकार से हम इसको सीधे बना लेंगे, ओके। तो इस प्रकार से ये तो किताब वाला है, इस प्रकार से बताया गया है, और हमने आपको पीछे बताया कि उसको हम किस प्रकार से अंकों में दर्शा सकते हैं। और जब हमें अंक आ जाते हैं तो हम जान लेते हैं कि T1 कम है, उससे ज़्यादा T2 होगा, फिर T3 होगा। तो T3 कर की दर है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू R2 प्राप्त हो रहा है, और वो बिंदु हमने रख दिया यहाँ पे कि वह ए है, ओके। तो इस प्रकार से ये फिगर ऐसा बना सकते हैं सीधे। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो लेफर वक्र है क्या बतलाता है, किसने इसका विकास किया, लेफर वक्र की कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं, और लेफर वक्र का सारे का सारा निचोड़ हमने इस पूरे लेक्चर में आपको बताया।